गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापत। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी टीएम मोड्स की, प्रोपोगेशन ऑफ टीएम मोड्स इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड। साथ ही हमने बात करी थी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीएम वेव्स की। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव गाइड एंड हाउ वी से दैट अ वेव गाइड एक्ट एज अ हाई पास फिल्टर. So in our previous derivation of the topic, we have considered that h square is equals to the gamma square plus omega square mu epsilon. ये हमने कंसीडर किया था that this term is equals to the gamma square plus omega square mu epsilon. Further, after the derivation, we have equated equal to the a square plus b square. और जब हमने इनको सॉल्व किया था, जब हमने बाउंड्री कंडीशन लगा के टीएम मोड के लिए हमने ई जेड के लिए सॉल्व किया था, देन हमने फाइंड आउट किया था दैट ए इज इक्वल्स टू द एन पाई अपॉन ए और बी इज इक्वल्स टू द एम पाई अपॉन ए. सो फाइनली जब हम इस इक्वेशन को यूटिलाइज करते हैं तो हम एक यहाँ से एक इक्वेशन हम फाइनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं दैट एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू द गामा स्क्वायर plus omega square mu epsilon, that is equals to the a square plus b square, and it is equals to the n pi upon b square plus m pi upon a square. So यहाँ पे ये जो h square है that is a constant, gamma square it is the propagation constant. So this gamma square, जिसे हम गामा को यहाँ पे propagation constant कह रहे हैं, it could be written as gamma square that is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square mu epsilon. So gamma could be written as under root of m pi upon a square plus n pi upon b square minus omega square mu epsilon. And as we know that gamma is written equal to the alpha plus j beta, where alpha is the attenuation constant and beta is the phase constant. अल्फा टर्म रिप्रेजेंट करती है इसके एम्पलीट्यूड को और बीटा टर्म रिप्रेजेंट करता है फेज टर्म को. सो बेसिकली यहाँ से अब हम स्टडी करते हैं कंडीशंस को कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोअर फ्रीक्वेंसीज की, इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन दैट इज मच लेस देन एम पाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन पाई अपॉन बी स्क्वायर. उस कंडीशन में प्रोपोगेशन कांस्टेंट मीन्स गामा की क्या वैल्यू होगी. सो इफ वी आर टॉकिंग फॉर द लोअर फ्रीक्वेंसीज, इन दैट केस गामा बिकम्स रियल. और जब गामा की वैल्यू रियल हो जाती है साथ ही हमें इसकी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. और उस केस में बिकॉज ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इज मच लेस देन, सो इट कुड बी नेग्लेक्टेड. और जब हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमें एक पॉजिटिव और एक रियल वैल्यू मिलती है और ये पॉजिटिव और रियल वैल्यू रिप्रेजेंट करती है अल्फा टर्म को. इट विल बी इक्वल्स टू द अल्फा टर्म, क्योंकि इस टर्म में तब हमारे पास में कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं आएगी. इन दैट केस अल्फा, इट मीन्स गामा विल बी इज इक्वल्स टू द एटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा. इसका मतलब ये होता है कि इस केस में वेव इज कंप्लीटली एटेन्यूएटेड एंड देयर इज नो फेज चेंज बिकॉज बीटा इज इक्वल्स टू द जीरो बट इट इज इक्वल्स टू द अल्फा. इट मीन्स द वेव इज कंप्लीटली एटेन्यूएटेड, सो वेव कैन नॉट प्रोपोगेट. If we talk for the case of higher frequencies, for the value of gamma propagation constant, it means omega square mu epsilon is much greater than m pi upon a square plus n pi upon b square. जब हम इस कंडीशन को प्रोपोगेशन कांस्टेंट गामा की इक्वेशन में पुट करते हैं, इट मीन्स नाउ दिस टर्म इज मच ग्रेटर दैन दीज टू टर्म्स. इन दैट केस एज इट इज अ नेगेटिव टर्म, इन दैट केस गामा विल बिकम इमेजिनरी. So we say for the higher frequency case, gamma becomes imaginary. It means there will be a phase change because there is a no real term. It is an imaginary term. Imaginary term में अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास में क्या मिलता है, फेज चेंज मिलता है, दैट इज द बीटा. सो हम ये कहते हैं कि इस फेज चेंज के कारण वेव प्रोपोगेट होती है. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांजिशन कंडीशन की, ट्रांजिशन मीन्स when omega square mu epsilon is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square, in that case propagation just starts. So इस प्रकार से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं. एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म fc. इट मीन्स
the frequency at which gamma just becomes 0 is defined as the cutoff frequency or threshold frequency. और दूसरी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जाती है, the minimum frequency for which a mode will propagate through waveguide, कि किसी भी वेवगाइड से किसी मोड को प्रोपोगेट करने के लिए जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, दैट frequency of wave is known as the threshold frequency or cut off frequency. So हम ये कहते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है fc से. It means at the value of the cut off frequency, it means f is equals to the fc, gamma becomes 0 because propagation just starts. So gamma becomes 0. So जब हम ये कहते हैं f is equals to the fc पे propagation just start, so this gamma term becomes 0. gamma terms जब 0 के इक्वल होती है, so in that case we get omega is equals to the 2 pi f और that is equals to the 2 pi fc. तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा c से. सो हमने जब यहाँ पे ये अभी ऊपर इक्वेशन देखी थी गामा स्क्वायर के लिए, गामा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू द m pi अपॉन a स्क्वायर प्लस n pi अपॉन b स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन. बट हम क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर प्रोपोगेशन जस्ट स्टार्ट होता है, सो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हमने रिप्रेजेंट किया है ओमेगा सी से, और उस केस में गामा की वैल्यू को 0 के इक्वल इक्वेट किया है. सो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो लेट अस हैव अ लुक हाउ वी गेट दिस इक्वेशन. सो rearranging this equation, that omega c square mu epsilon, we get it is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square. So we just need omega c. So we will rearrange this term in terms to get omega c, that will be equals to the 1 upon under root of mu epsilon bracket of m pi upon a square plus n pi upon b square की power half. But as we know that omega c is equals to the 2 pi fc. Omega c is the angular frequency. So but now we want to get frequency. So in that case omega c is equals to the 2 pi fc. So fc will be is equals to, in this term of 1 upon 2 pi under root of mu epsilon m pi upon a square plus n pi upon b square की power half. So fc we can written in terms of this parameter, where we have written in place of 1 upon under root of mu epsilon that is equals to the c. So हम जब इसमें यहाँ पे 1 upon under root mu epsilon की जगह पर c प्लेस करते हैं और साथ ही यहाँ से पाई को कॉमन लेते हैं, तो एक हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिलता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए. इट मीन्स fc is equals to the c upon 2 m upon a square plus n upon b square की पावर हाफ. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है मेनली डिपेंड कर रही है मोड पे, साथ ही डिपेंड कर रही है वेवगाइड के डायमेंशंस पे. a इज द ब्रेथ एंड b इज द हाइट ऑफ द वेवगाइड. सो यहाँ पर अभी हमने बात करी है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की. सिर्फ इसी प्रकार से हम यहाँ पे कट ऑफ वेवलेंथ भी कैलकुलेट करते हैं. एज वी नो दैट न्यू इज इक्वल्स टू द होता है c अपॉन लैम्डा. सो लैम्डा c विल बी इक्वल्स टू द c अपॉन fc. यहाँ से जब हम fc की वैल्यू को यूज करेंगे, c न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट करके यहाँ से एलसीएम लेके जब हमने इसको सॉल्व किया, इन दैट केस लैम्डा c फॉर अ पर्टिकुलर मोड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय m और n. So lambda c m n that will be is equals to the 2ab upon under root of m square b square plus n square a square. So हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन डिफाइन की थी कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ मोड टू प्रोपोगेट फ्रॉम अ वेवगाइड. सो कट ऑफ वेवलेंथ की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. कट ऑफ वेवलेंथ की डेफिनेशन हम देते हैं कि और सभी वेवलेंथ जिनकी वैल्यू कट ऑफ वेवलेंथ इट मीन्स लैम्डा सी से ज्यादा होती है, वो सभी वेव्स वेवगाइड से अटेन्यूएट हो जाती हैं. बट इट मीन्स वो वेवगाइड से प्रोपोगेट नहीं होती है, केवल और केवल वही वेव्स जिनकी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ इट मीन्स लैम्डा सी की वैल्यू से कम होती है, दोज वेव्स आर अलाउड टू प्रोपोगेट इनसाइड द वेवगाइड. सो यहाँ पे अभी हमने बात करी है टिपिकल कट ऑफ वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज फॉर सम लोअर मोड्स. लाइक वी आर टॉकिंग फॉर द 10 मोड, TE10 मोड, फॉर विच लैम्डा सी
10। लैम्डा सी हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जब हम E10 मोड की बात कर रहे हैं, सो उस केस में m की वैल्यू 1 है एंड n इज इक्वल टू द 0. सो this term n is equals to the 0 and m is equals to the 1. In that case it will be is equals to the 2a. So on solving this lambda c m n for the mode TE10, we will get lambda c is equals to the 2a. So once we have find out the value of lambda c, we can evaluate the value of fc. As we know that is will be is equals to the c upon lambda c, और lambda c की वैल्यू है यहाँ पर 2a. So it will be is equals to the c upon 2a, as c is equals to the 1 upon under root of mu epsilon. Similarly, जब हम बात करते हैं TE01 मोड की, in that case it will be is equals to the, जब हम इस एक्सप्रेशन में m की जगह पे 0 और n की जगह पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, उस केस में lambda c is equals to the 2b and corresponding cutoff frequency means FC01 will be is equals to the c upon 2b, that is 1 upon under root of mu epsilon 2b. So generally for a waveguide we know that A is much greater than B. Usually breadth is much larger than the value of the height of the waveguide. So we say that TE10 mode has the highest largest cutoff wavelength and the lowest cutoff frequency. So यहाँ पर अभी हमने मेनली बात की है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ वेवलेंथ पैरामीटर की, जो कि किसी भी वेवगाइड में वेव के प्रोपोगेशन को डिफाइन करते हैं. मीन्स whether a wave can propagate inside the waveguide or not, it just depend on the wavelength of the wave and which is described by the dimensions of the waveguide. So now moving further forward, we talk about the dominant mode. Dominant mode क्या होता है? So a dominant mode is defined as the mode for which the cutoff wavelength lambda c assumes a maximum value. So अभी हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा मोड जिसके लिए कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा सी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज नोन एज द डोमिनेंट मोड. Now we are talking for the TE10 mode in the dominant mode because इसके लिए जो lambda c की वैल्यू होती है that is the largest value. So TE10 mode is the dominant mode for a waveguide having dimensions. So हम यहाँ पे एक simplest case हमने लिया है. Suppose we are taken a waveguide whose dimension, it means उसकी जो breadth है that is equals to the twice of its height. So in that case lambda c m n will be is equals to the 2a upon under root of m square plus 4n square. So इस प्रकार से हमने देखा कि हम यहाँ पे अगर बात करते हैं a से लेकर के 2a के लिए, तो उस केस में वेवलेंथ के हमें यहाँ पे बैंड्स मिलते हैं और फ्रीक्वेंसी बैंड्स, अलाउड बैंड्स क्या होते हैं c upon 2a. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन c upon 2a और इट विल बी लेस देन c upon a. यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हमने देखा था, तो हम यहाँ से इस केस में बात कर रहे हैं. हमारे पास में यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी का बैंड मिलता है एंड इट्स रेंज इज गिवन बाय दिस टर्म. नाउ वी आर टॉकिंग द अनदर पैरामीटर दैट इज द गाइडेड वेवलेंथ. So guided wavelength is defined as the distance traveled by the wave in order to undergo a phase shift or 2 pi radian. So basically हम जानते हैं वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या होती है. उसके आगे हमने एक टर्म और इंट्रोड्यूस की है दैट इज गाइडेड वेवलेंथ. गाइडेड वेवलेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी वेव के द्वारा ट्रेवल की गई वह डिस्टेंस जिससे 2 पाई रेडियन का फेज शिफ्ट जनरेट होता है. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि z डायरेक्शन इज द प्रोपोगेशन डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में ये जो वेव का हमने प्रोपोगेशन बताया है, इतनी डिस्टेंस में जाने पर वेव में 2 पाई रेडियन का फेज शिफ्ट जनरेट हो जाता है. सो इट इज द डिस्टेंस which is traveled by the wave in order to undergo a phase shift of 2 pi radian. So यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जब वेव प्रोपोगेट हो रही है तो उस वेव में 2 पाई रेडियन का फेज शिफ्ट जनरेट हो रहा है. सो दैट डिस्टेंस इज नोन एज द लैम्डा जी, मींस गाइडेड वेवलेंथ. सो गाइडेड वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ द फेज कांस्टेंट we write it as lambda g is equals to the 2 pi upon beta. As we know that the wavelength in the waveguide is different from the wavelength in free space. जब हम free space की बात करते हैं तो उसकी wavelength और wavelength in guide both parameters are different.
So phase velocity is given that in that case that Vp is equals to the c upon under root of 1 minus lambda naught over lambda c square, where lambda naught is the free space wavelength and lambda c is the cutoff wavelength. So and we know that Vp is the phase velocity, that is equals to the lambda g into the f and lambda g into the c upon lambda naught. यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी को लिखा है in terms of the free space wavelength, that is a c upon lambda naught. So जब हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में Vp की जगह पे यूज किया है lambda g over lambda naught into the c, that is equals to the c upon under root of 1 minus lambda naught over lambda c square. जब हम इसको रीअरेंज करके सॉल्व करते हैं, सो देखिए देन वी विल गेट एन एक्सप्रेशन lambda g that is equals to the lambda naught upon under root of 1 minus lambda naught over lambda c square. अगेन हमने इसको अरेंज किया, सो एक एक्सप्रेशन तो हमें मिलता है lambda g और lambda naught के टर्म में. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है lambda g, that is the 1 upon lambda g square, that is equals to the 1 upon lambda square minus 1 upon lambda c square. सो यूजुअली आपके इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं डायरेक्टली. सो दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर एनी मोड इन अ वेवगाइड ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन, बट प्रोवाइडेड दैट लैम्डा सी करस्पॉन्ड्स टू द मोड एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेवगाइड. हम जानते हैं कि लैम्डा सी यूजुअली किस पे डिपेंड करता है, मोड. लैम्डा सी की वैल्यू कट ऑफ वेवलेंथ की वैल्यू मेनली डिपेंड करती है मोड मींस एम और एन पैरामीटर्स पर, साथ ही डिपेंड करती है वेवगाइड के डायमेंशंस पे मींस क्रॉस सेक्शन ऑफ द वेवगाइड लाइक ए और बी पैरामीटर. सो अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, सो हम ये कहते हैं कि व्हेन वी कंसीडर द केस ऑफ लैम्डा नॉट इज मच लेस देन सी. So when we are talking for the case of lambda naught much less than c, in that case denominator will be equal to the 1 and lambda g will be is equal to the lambda naught. And when we talk for the another case, that is lambda naught that much greater than lambda c, in that case lambda g is imaginary, which is nothing but no propagation in the waveguide. Now we talk about the phase velocity. क्या होता है? So phase velocity is represented by the Vp. As we have already talked that wave propagates in waveguide when guided wavelength lambda g is greater than the free space wavelength lambda naught. अभी हमने यहाँ पर ऊपर बात करी है कि जब हम ये कहते हैं that lambda g is much greater than lambda naught, in that case only wave propagates in the waveguide. और साथ ही यह कहा जाता है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा एंड एफ, वेयर वीपी इज द फेज वेलोसिटी. बट हम ये जानते हैं कि जो लाइट की स्पीड होती है दैट इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द लैम्डा नॉट एंड एफ. सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वीपी की वैल्यू ग्रेटर देन द वीपी की वैल्यू लाइट की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है अगर हम ये कह रहे हैं दैट लैम्डा जी इज ग्रेटर देन लैम्डा नॉट. और हम ये जानते हैं कि नो सिग्नल कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट. सो however the wavelength in the waveguide is the length of the cycle and the Vp represents the velocity of phase. So now we consider the another parameter in that case, that is the phase velocity Vp, and phase velocity it is defined as the rate at which wave changes its phase in terms of the guided wavelength. So यहाँ पे हम phase velocity की बात कर रहे हैं and it is defined as the rate at which the wave changes its phase in terms of the guided wavelength and it is written as Vp. हम यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं कि जिस रेट से वेव अपने फेज को चेंज करती है इन टर्म्स ऑफ द गाइडेड वेवलेंथ. सो हम यहाँ पे कह रहे हैं लैम्डा जी पर यूनिट टाइम. सो Vp is written is equals to the guided wavelength divided by unit time. As we know that 1 upon t is the time period, that is the reciprocal of the frequency. So Vp is equals to the lambda g multiplied by f. जब हम इस केस में दोनों को ऊपर नीचे 2 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट Vp is equals to the 2 pi f divided by the 2 pi by lambda g and it is nothing but बीटा. हमने डिफाइन किया था लैम्डा जी बराबर 2 पाई अपॉन बीटा. सो वहां से हमने रीअरेंज किया इस इक्वेशन को दैट बीटा इज इक्वल्स टू द 2 पाई अपॉन लैम्डा जी. सो यहाँ से हमें मिलता है Vp मींस फेज वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन दैट इज इक्वल्स टू द ओमेगा अपॉन बीटा. बट
In previous topics we have already talked about that h square is equals to the omega square plus gamma square plus omega square mu epsilon, that is equals to the a square plus b square is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square. Further we know that gamma is the propagation constant and that is written in terms of the alpha plus j beta. Alpha is the attenuation constant, beta is the phase constant. और साथ ही हम ये जानते हैं कि किसी वेव के प्रोपोगेट होने के लिए उसका अटेन्यूएशन यानी कि वेव अटेन्यूएट कम से कम होनी चाहिए. सो हम ये कहते हैं कि जो उसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट है अल्फा, that is equals to the 0 for any wave to propagate. So in that case gamma becomes to equals to the j beta. So now we have considered the case that gamma is equals to the j beta. So gamma square will be equals to the j beta square. And in that case, as we know that gamma square is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square minus of omega square mu epsilon. And if we are talking for the case of cutoff frequency, and as we know for the case of cutoff frequency at f is equals to the fc or omega is equals to the omega c, gamma just become equal to the 0. So in that case, this term will be is equals to the 0 and we will get omega c square mu epsilon, that is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square. So अब यहाँ से इक्वेशन नंबर b से जब हम इस ओमेगा c स्क्वायर mu epsilon that is equals to the m pi upon a square plus n pi upon b square वैल्यू को यूज में लेंगे इक्वेशन नंबर a में, then we will get that gamma square that is equals to the j beta square that is equals to the, so यहाँ पे हम इस टर्म की जगह that is m pi upon a square plus n pi upon b square की जगह पर हम रिप्लेस करेंगे omega c square mu epsilon. In that case we will get j beta square is equals to the omega c square mu epsilon minus omega square mu epsilon. On rearranging, as we know that j square nothing but only equals to the minus 1, then gamma square will be is equals to the beta square that is omega square mu epsilon minus omega c square mu epsilon. So हमें यहाँ पे बीटा चाहिए, so हमने यहाँ बीटा के लिए इसको rearrange किया. Finally mu epsilon को हमने बाहर solve किया and we have got an expression for beta that is the phase constant that is under root of mu epsilon under root of omega square minus omega c square. So अभी हमने ऊपर बात की थी फेज वेलोसिटी के लिए, so Vp is equals to the omega upon beta and omega upon beta की वैल्यू हमने यहाँ से रिप्लेस की है. On solving we have got an expression in terms of the angular frequency omega c and omega. On solving this equation, as we know that omega is equals to the 2 by f, so we have got an expression using that 1 upon under root of mu epsilon is equals to the c. So Vp is equals to the c upon under root of 1 minus fc square upon f square. साथ ही हम इस एक्सप्रेशन को लैम्डा c के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो वी हैव यूज्ड अनदर एक्सप्रेशन दैट इज f is equals to the c upon lambda naught and fc is equals to the c upon lambda c. In that case, fc upon f will be is equals to the lambda naught upon lambda c. So using this value of frequency in terms of the cutoff wavelength, we will get an expression for the phase velocity Vp that is equals to the c upon under root of 1 minus lambda naught square upon lambda c square. So basically हमने यहाँ पर अभी बात करी है फेज वेलोसिटी की. So usually एग्जाम में आपके इन फॉर्मूलाज पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. So अभी हमने इस लेक्चर में बात की है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the minimum frequency which is required for a wave to propagate inside a waveguide, or cutoff wavelength that is a wave with a maximum wavelength could propagate inside a waveguide. Dominant mode, the mode which exhibit the highest cutoff wavelength. और साथ ही गाइडेड वेवलेंथ की हमने यहाँ पे बात करी है. A guided wavelength is defined as the distance traveled by the wave in order to undergo a phase shift of 2 pi radian. And the last one parameter was the phase velocity, which is defined as the rate at which the wave changes its phase in terms of the guided wavelength. Thank you.